बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ़र्टिलाइज़र्स के बारे में। फ़र्टिलाइज़र्स क्या होते हैं? देखो, ये बात तो फैक्ट है कि जितने भी फार्मर्स हैं, ठीक है, वो फ़र्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। अब फ़र्टिलाइज़र होता क्या है? सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम। फ़र्टिलाइज़र बेसिकली एक ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है और इसको आप ऐड करते हो सॉइल में। इसमें क्या होते हैं जी, इन फर्टिलाइज़र में ये जो इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक मटेरियल, इसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो कि आपके प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे कि देखो, आप कोई भी फूड खाते हो, कोई भी खुराक खाते हो, उनमें प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स, आपका जिंक प्रेजेंट होता है, आपके डिफरेंट मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। सो ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी फूड में प्रेजेंट होते हैं ताकि वो इजीली आपकी ग्रोथ करवा सकें और प्रॉपर जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप लोग परफॉर्म कर सको। सो सेम ऑल दिस हैपनिंग इन प्लांट्स में भी क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो कि उनको फर्टिलाइज़र के थ्रू दिए जाते हैं। देयर आर 16 एसेंशियल एलिमेंट्स नीडेड बाय प्लांट्स टू ग्रो। पौधों को प्रॉपरली ग्रो करने के लिए 16 ऑर्गेनिक एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। अब समटाइम ऐसा होता है कि हम अपने घर में पौधा लेके आते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही, मतलब 1-2 दिन बाद वो ड्राई होता है, मुड़ जाता है और उसके बाद बस फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो या अक्सर हम अपने घर में पौधे लगाएं भी तो हमें उस तरह उनको मैनेज नहीं करना आ रहा होता। रीज़न ये होती है क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता कि भाई प्लांट्स को तकरीबन 16 एसेंशियल एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, जबकि हम उनको सिर्फ पानी दे के फ़ारिग हो जाते हैं। दैट्स वाई हमारे जो प्लांट्स हैं वो सही तरह से ग्रो नहीं कर पाते। सो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके प्लांट्स को चाहिए उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, इनको डिवाइड कर दिया गया है 2 न्यूट्रिएंट्स में। एक बना दिए गए हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि पौधों को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो पौधों को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। बट ये जो 16 एलिमेंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये जो 16 एलिमेंट्स, इनमें 3 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, 3 न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जिनमें आपका नाइट्रोजन, आपका फॉस्फोरस और आपका पोटेशियम। इसको NPK कहते हैं, ये कैपिटल में आपने लिखना है। सो ऐसी सॉइल जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम ना हो, आप उसमें जितने मर्ज़ी महंगे पौधे लगा दो, उस मिट्टी ने उस पौधे को ग्रो करना ही नहीं है। सो without nitrogen, phosphorus and potassium, plant simply can't grow because it can't make the food it needs। ठीक है। सो प्लांट्स को जल्दी ग्रो करवाने के लिए उनको इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि किस तरह कैटेगराइज्ड कर दिया गया है। आपने न्यूट्रिएंट्स को, आपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिवाइड कर दिया। सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि लार्ज क्वांटिटीज़ में एक प्लांट को चाहिए होते हैं। और अब ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको मज़ीद आगे डिवाइड कर दिया गया है 2 ग्रुप्स में। मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट में प्राइमरी वो होंगे जो पहले पौधे को चाहिए होंगे और सेकेंडरी वो होंगे जो बाद में चाहिए होंगे। मतलब सबसे पहले जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें आपके पौधे को नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए। और ये बेसिकली मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी सर्वाइवल के लिए। ठीक है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आपका कैल्शियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, सल्फ़र आ जाएगा। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, 6 न्यूट्रिएंट्स, ये इनफ है एक सोइल की फर्टिलाइजेशन के लिए। अच्छा, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो भी आपके प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होंगे। ठीक है। ऑलराइट, अब हम डिस्कस करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो कि आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं। अब इसमें आ जाएंगे जी आपके, जैसे कि कॉपर, जिंक, बोरॉन, क्लोराइड, मैंगनीज़ और
आयरन वगैरह, ठीक है, ये सारे आपके जो प्लांट है उनको बहुत, ये माइनर एलिमेंट्स भी इनको कहते हैं, इनको ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो अगर एमसीक्यूज़ इस तरह का आ जाए कि भाई माइनर एलिमेंट्स कौन से होते हैं या ट्रेस एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, आप वहाँ पर ये लिखना, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जी, अब फर्टिलाइज़र्स ठीक है जिनको डिवाइड कर दिया गया है, क्लासीफाई कर दिया गया है, अब हम टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स पढ़ने लगे हैं। सो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं जो फर्टिलाइज़र है, ठीक है, उनको बहुत मुख्तलिफ वेज़ में उनको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। उस बेस पे डायरेक्ट फर्टिलाइज़र आपके पास, इनडायरेक्ट फर्टिलाइज़र्स हैं, कंप्लीट फर्टिलाइज़र्स और इनकम्प्लीट फर्टिलाइज़र्स, मिक्स्ड फर्टिलाइज़र्स, माइक्रो फर्टिलाइज़र्स, ये कुछ टाइप्स हैं फर्टिलाइज़र्स की। तो डायरेक्ट फर्टिलाइज़र्स कौन से होते हैं जी, जो आप डायरेक्टली प्लांट्स को दे सकते हो, जो आप डायरेक्टली प्लांट की सॉइल में मतलब कि उसको मिक्स कर सकते हो, ठीक है। इन फर्टिलाइज़र को किसी और फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सेकंड है जी इनडायरेक्ट फर्टिलाइज़र्स। ये जो सब्सटेंस होते हैं, जो फर्टिलाइज़र होते हैं, ये आप इंट्रोड्यूस करवाते हो सॉइल में ताकि उस जो सॉइल है उसकी मैकेनिकल, उसकी केमिकल और उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो सी हैं, ठीक है, वो ठीक रहें। तो इनको इनडायरेक्ट वे में आप ऐड करते हो, जैसे कि लाइमस्टोन, ठीक है। लाइमस्टोन बेसिकली क्या है, लाइमस्टोन को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ये देखो, दो कंपाउंड आपस में मिले हैं तो लाइमस्टोन बना है, ठीक है। तो लाइमस्टोन जब आप अपनी सॉइल में ऐड करते हो तो ये बेसिकली सॉइल की एसिडिटी को रिड्यूस करता है। इसके अलावा जिप्सम, जिप्सम जो सा होता है ये इम्प्रूव करता है सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को विद अ हाई सॉल्ट कंटेंट। इसमें सॉल्ट कंटेंट मतलब ज़्यादा होता है, दैट्स पे ये सॉइल की प्रॉपर्टी को बेहतर बनाता है। थर्ड हम बात करते हैं कंप्लीट फर्टिलाइज़र्स की। ये ऐसे फर्टिलाइज़र होते हैं भाई, इनमें कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ये कंप्लीट होता है, पूरा एक पैकेज होता है। अगर आप ये अपने प्लांट्स को दे दो ना, तो डेफिनेटली वहाँ पर जो आपका पौधा है वो लाजमी ग्रो करेगा। तो ऐसी मिट्टी सोना होती है जिसमें कंप्लीट फर्टिलाइज़र होती है, और कंप्लीट फर्टिलाइज़र NPK मतलब कि नाइट्रोजन, आपका पोटेशियम और आपका ये जो मतलब तीनों मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताए थे वो सारा इसमें आ जाएगा। देन इनकम्प्लीट फर्टिलाइज़र्स की हम बात करते हैं। इनकम्प्लीट फर्टिलाइज़र कंटेन ओनली 1 और 2 नीडेड एलिमेंट्स, जैसे कि आपका अमोनियम नाइट्रेट, आपका पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। मतलब इसमें ये डायरेक्टली आप पोटेशियम या नाइट्रोजन जो सा है, ठीक है, इसकी पूरी जो एक पूरा कंपाउंड आप नहीं दे रहे, ये आप मतलब मिक्सअप करके दे रहे हो, जिसको इनकम्प्लीट फर्टिलाइज़र कहते हैं। मतलब देखो, आपने पोटेशियम क्लोराइड को मिक्स करे तो पोटेशियम क्लोराइड आपने बना दिया, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट आपने बना दिया, तो ये आप अपने सॉइल को प्रोवाइड कर रहे हो। देन मिक्स्ड फर्टिलाइज़र्स वो होते हैं जो कि मुख्तलिफ फर्टिलाइज़र्स को मिक्सअप करते हैं, ठीक है, और देन पौधे को दिए जाते हैं, जैसे कि सुपर फॉस्फेट एंड पोटैश, ठीक है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वो होते हैं जो कि जैसे कि मैंने कहा था, जो बहुत कम अमाउंट में आप अपने प्लांट्स को दे सकते हो, जैसे कि मैंगनीज, जिंक, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा, ठीक। देन इसके अलावा बी फर्टिलाइज़र्स को क्या किया हुआ है जी, डिवाइड किया हुआ है, फर्टिलाइज़र्स की टाइप्स बनाई हुई हैं ऑन दी बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाइड, जैसे कि मतलब जिस फर्टिलाइज़र में जो चीज़ ज़्यादा होगी उसकी बेस पे फर्टिलाइज़र्स के नाम रख दिए गए हैं, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स, सॉरी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स एंड पोटेसिक फर्टिलाइज़र्स। नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स नाम से पता चल रहा है कि भाई इसमें नाइट्रेट ज़्यादा होगा, इसमें यूरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। और फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स नाम से पता चल रहा है कि फॉस्फेट ज़्यादा होगा, जैसे कि सिंगल सुपर फॉस्फेट, जैसे कि ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ठीक है। और इसके अलावा पोटेसिक फर्टिलाइज़र्स के नाम से पता चल रहा है कि इसमें पोटैश ज़्यादा होगा, जैसे कि सल्फेट ऑफ पोटैश, जैसे कि म्यूरिएट ऑफ पोटैश, ठीक है। सो ये हो गया सारा आपके टाइप्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स ऑफ फर्टिलाइज़र्स के क्या क्या नुकसानदेह हैं, क्या नुकसान होते हैं फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करने से। हाँ, फर्टिलाइज़र से ग्रोथ तो बड़ी अच्छी हो जाती है, बट फर्टिलाइज़र के सबसे पहला जो नुकसान है वो है जो पोल्यूशन, ठीक है, न्यूट्रिएंट पोल्यूशन।
बेसिकली क्या होता है कि अगर आप फर्टिलाइज़र्स दे रहे हो एक ज़मीन में, बट उसको अगर आप सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आपका इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा। जैसे कि देखो, गाय का जो गोबर होता है, ठीक है, वो भी एज अ फर्टिलाइज़र प्लांट्स को दिया जाता है। अब कुछ लोग उसको घर में ही फर्टिलाइज़र बना रहे होते हैं गाय के गोबर को, ठीक है, बट उनको बनाना नहीं आ रहा होता, और मतलब इससे आपका जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट हो रहा है, आपको डिफरेंट किस्म की डिजीज़ हो सकती हैं। सो फर्टिलाइजर्स एंड एनिमल मैन्योर विच आर बोथ रिच इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस और प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट पोल्यूशन फॉर एग्रीकल्चर सोर्सेज। तो इससे क्या होगा कि मतलब यही जो न्यूट्रिएंट है, ठीक है, अगर आपने इसको सही तरह से मैनेज नहीं किया, एक्सेस अमाउंट में आप अपने सोइल को दे दिया, तो ये आपके वाटर का पोल्यूशन भी कॉज कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा लीच इनटू ग्राउंड वेस्टर्स, मतलब कि इतना नीचे तक जा सकता है ये कि मतलब ये आपके डोमेस्टिक वाटर में भी मिक्सअप हो सकता है। सो पोल्यूशन का सबसे पहले कॉज हो सकती है फर्टिलाइजर। सेकंड, यूट्रोफिकेशन ऑलरेडी मैं आपको एक लेक्चर में बता चुकी हूँ क्या होता है कि एक एल्गल बलूम बन जाता है आपके किसी भी समंदर या रिवर के ऊपर, ग्रीन ग्रीन एल्जी आपको नज़र आती है, मतलब उसकी वजह से क्या होता है कि सूरज की रोशनी जो सी है वो सही तरह से पेनिट्रेट नहीं कर पाती, पानी के अंदर नहीं जा पाती, और वो सब लोग मर जाते हैं। ये भी क्यों होता है? क्योंकि ये भी मतलब अगर एक्सेस आप फर्टिलाइज़र दे दोगे, सही तरह से मैनेज नहीं करोगे, ठीक है, तो इस तरह वाटर पोल्यूट होगा, तो यूट्रोफिकेशन आपको मतलब देखनी पड़ेगी। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि मतलब कि ये आपकी डोमेस्टिक वाटर जो आप अपने घरों में यूज़ करते हो उसके अंदर भी मिक्सअप हो सकती हैं। सोइल एसिडिटी, मतलब ये 3 मेजर एसिडिफाइंग प्रोसेस हैं। पहला होता है कि अगर आप नाइट्रोजन ऐड कर रहे हो अपने सॉइल में, ठीक है, एज अ फर्टिलाइज़र, तो इससे क्या होता है कि जो सॉइल होती है, ठीक है, उससे नाइट्रेट जो सा है, ठीक है, वो मतलब कि ख़त्म होता रहता है, ठीक है, और इससे क्या होता है, लीचिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब सॉइल जो होती है, बार बार उसको इतना फर्टिलाइज़र दोगे तो वो अपनी वैलिडिटी जो सी है वो खो देगी। देन और इससे क्या होगा कि सेकंड जो है वो है जी प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स फ्रॉम डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, एंड लास्टली रिमूविंग ऑफ अल्कलाइन प्रोडक्ट सच एज, मतलब कि जितना आप उसको देते जाओगे ना फर्टिलाइज़र, ठीक है, उतना आपकी ज़मीन फर्टिलाइज़ हो जाएगी, और उसमें जो अल्कलाइन प्रोडक्ट एक नेचुरली प्रेजेंट होता है ना, ठीक है, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तानी जो सॉइल है वो एसिडिक बनती जा रही है ड्यू टू यूजिंग ऑफ हैवी नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ किए जा रहे हैं कि मतलब हम एक जो ज़मीन है वहाँ पे 2-3 दफ़ा हम ग्रो करवा सकते थे, बट हमने अपनी ज़मीन को हम खुद ही बंजर करते जा रहे हैं। हेल्थ हैज़र्ड्स का भी एक प्रॉब्लम होगा, मतलब आजकल बहुत सी बर्थ डिफेक्ट्स बच्चे पैदा हो रही हैं, मेंटली रिटार्डेड हैं बच्चे। ये सारी रीज़न ये है कि भाई आप फर्टिलाइज़र्स बेहतर यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो हर चीज़ पे फर्टिलाइज़र मतलब स्प्रे कर दिया, ठीक है, कोई भी फूड हम खा रहे हैं स्प्रे कर दिया। देखो, कोई भी चीज़ आपके घर आ रही है ना, आपने सबसे पहले क्या करना है कि उसको थोड़ी देर के लिए, कोई फल आ रहा है, कोई सब्ज़ी आ रहा है, आप उसको पानी में डिप करके रख दो, ठीक है। मैक्सिमम आप उसको 10 से 20 मिनट के लिए डिप कर दो। लेकिन अगर आप उस पानी में 2 टेबलस्पून या 4-5 टेबलस्पून अगर आप उसमें विनीगर सिरका डाल दोगे और आधे घंटे के लिए उसको रख दोगे, कोई भी चीज़ को, चाहे वो फल हो चाहे सब्ज़ी, तो फिर ये फर्टिलाइज़र का जो इफ़ेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर आप लोग ईज़िली जो सेब है उसको छिलके के साथ भी खा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आप लोगों को खुद करनी पड़ेंगी, क्योंकि फर्टिलाइज़र तो ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा लीवर डैमेज, किडनी डैमेज और ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, बच्चों की बीमारियां, इम्यून रिस्पॉन्स कम होता जा रहा है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है। ये सारी रीज़न ये है कि हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करते जा रहे हैं। बच्चे जो उनसे हैं वो बहुत, अब देखो आजकल कहते हैं, आजकल जो बड़ी बूढ़ी होती है ना वो कहती हैं कि आजकल के बच्चे जो उनसे बड़ी मतलब तेज़ हैं, शरारती, हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं थे। देखो रीज़न ये है कि जो हमारी दादियाँ नानियाँ जो पहले जिस दौर में रहते थे तब पोल्यूशन नहीं होती थी जितनी पोल्यूशन आज है। पूरी दुनिया में जो लाहौर है वो पहले नंबर में आया है पोल्यूशन के हिसाब से। तो सोचो कि पाकिस्तान में कितनी पोल्यूशन है। तो वो जो पोल्यूशन है उसका इफ़ेक्ट आपके जो जितनी भी लेडीज़ हैं जो कंसीव कर रही हैं उन सब पे उसका इफ़ेक्ट होता है, एंड एज़ वेल एज़ आपके जो बच्चे हैं, ठीक है, वो इसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और वो इसी एनवायरनमेंट की फ़ूड खा रहे हैं, उन सब पे वो इफ़ेक्ट होता है। दैट्स वाई
आजकल के बच्चे ऐसे हैं, ठीक है। सो ये आ जाएगा। इसके अलावा सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन ये है जी, बहुत से तरीक़ों से आप इसको ठीक कर सकते हो, कुछ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट फर्टिलाइज़र आप लोग अप्लाई करो, बट उसकी प्रॉपर अमाउंट अप्लाई करो और राइट टाइम ऑफ द ईयर आप अप्लाई करोगे, ठीक है। बेसिकली आप जितने भी किसान देख लो ना, पढ़े लिखे हैं, कुछ भी नहीं है, जिनको कुछ नहीं आता वो खेती बाड़ी शुरू कर देते हैं। तो पढ़ लिख के अगर आप करोगे तो ईज़िली ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये मैनेजमेंट हो सकते हैं, उनकी प्रॉपर अमाउंट आप दोगे भी, ठीक है। जैसे कि देखो पानी जो सी है, ठीक है, वो मतलब को पौधों को दिया जाता है। पानी इतना वेस्ट हो रहा है, पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता जा रहा है पाकिस्तान में। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से पाकिस्तान में तो खैर इतनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी यूज़ नहीं हो रहा, बट बहुत सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से आप क्या करते हो कि एक डिवाइस है, उसको आप अपने पौधे पे लगा दोगे और जब आपके पानी पौधे को जितनी पानी की ज़रूरत होगी वो उतना उसको रिसीव करेगा और फ़ौरन से आपकी उस डिवाइस में शो करेगा कि भाई इससे ज़्यादा पानी इस फसल को या इस पौधे को नहीं चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका पानी वेस्ट भी नहीं होगा। और इसी तरह आप फर्टिलाइज़र्स के साथ भी कर सकते हो। Then cover crops. Planting contain grasses, grains or cloves can help keep nutrients out of the water by recycling excess nitrogen and reducing soil erosion, ठीक है। एक प्रोसेस है रिसाइकलिंग का, ठीक है। आप रिसाइकलिंग के थ्रू मतलब जो फर्टिलाइज़र जो आपकी वाटर पोल्यूशन का बाइस बनना है, ठीक है, आप उसको रिसाइकिल करके उस पानी को, ठीक है, दोबारा से अपनी फसलों को लगाओ ताकि फर्टिलाइज़र भी कम यूज़ हो, ठीक है, और आप उससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सको। इसके अलावा बफ़र्स, ठीक है, बफ़र्स ये कॉन्सेप्ट समझना, ये बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि देखो फ़र्ज़ करो कि आपकी जो एक ग्राउंड है, ज़मीन है, ठीक है, वहाँ पे आपने गंदम लगानी है, ठीक है, और वो गंदम जो से वो मतलब एक नहर के, एक दरिया के बिल्कुल करीब है वो ज़मीन सारी। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप जितने आप मतलब उस ज़मीन और उस दरिया के दरमियान में कोई लगा दो 20-25 दरख्त लगा दो, ठीक है। दरख्त लगाने से ये होगा कि जो एक्स्ट्रा वाटर जौन सा था, ठीक है, जो मतलब कि जितना पौधों को चाहिए, ठीक है, बाकी जो पानी है जिसमें मतलब कि फर्टिलाइज़र मिला हुआ है, अब वो किस तरफ मूव करेगा, वो मूव करेगा आपके रिवर की तरफ, ठीक है। अब रिवर की तरफ जाएगा तो किनारे पे क्या लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं। तो जो दरख्त होंगे वो फ़ौरन से उस पानी को, फर्टिलाइज़र वाला होगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस तरह जो पानी होगा वो आपके रिवर में नहीं जा सकेगा और आपका जो रिवर है वो बच जाएगा नुकसान से, ठीक है। इसके अलावा मैनेजिंग लाइफ स्टॉक वेस्ट, जितना भी लाइफ स्टॉक वेस्ट है, जो मतलब कि मवेशियों का, एनिमल्स का जो भी वेस्ट है, ठीक है, उसको सही तरह से मैनेज करना चाहिए। इतना गंद मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा लाहौर में जितना मैं आज कल देख रही हूँ। तो इतना मिसमैनेजमेंट है वेस्ट की, इस चीज़ को हमें ठीक करना चाहिए। तो ये कुछ सॉल्यूशन है, बाकी के सॉल्यूशन आपके नोट्स में लिखे हुए, वो आपने खुद पढ़नी है, ठीक है जी। तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया।